अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यंग पाकिस्तान और मैं वसीम अख्तर हूँ। नाजरीन, आज जायज़ा लेते हैं कि इस वक्त इंतखाबी मुहिम जो चल रही है उसमें आवाम की जो सपोर्ट है वो किसके हक़ में ज़्यादा नज़र आ रही है। और इस वक्त अब जबकि 14 दिन रह गए हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ इस इंतखाबी मुहिम में और तेज़ी आती जाएगी, तो आज इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं केपी की तरफ। केपी में तो देख के जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो लोगों के जलसे और जुलूस और रैलियां जो दिखाई दे रही हैं, उसको देख के तो ये लगता है कि केपी में पीटीआई की एकतरफा ट्रैफिक ही चल रही है। वहाँ पे उनके मद्दे मुकाबिल जो जमातें हैं, जिनमें जेयूआई है, एएनपी है, तहरीक पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस है, उसका तो खैर क्या जिक्र करें। बाकी जो दो जमातें हैं उनकी अभी तक इंतखाबी मुहिम जो है वो कोई बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होती नज़र नहीं आ रही। जो ये है जो केपी के इलाके हैं जिसमें कोहाट, बन्नू, कबायली इलाका जात हैं, सेंट्रल केपी है, हज़ारा डिवीज़न है, ये जो इलाके हैं इनमें से तो आवाम का जो जोशो जज्बा है और जिस तरह पीटीआई के उम्मीदवारों के जो जलसे हो रहे हैं, वो इतने बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं और जिस तरह रैलीज़ हो रही हैं, उसको देख के तो ये लगता है कि जो इलेक्शन वाले दिन जो हथकंडे तैयार किए गए हैं वो कारगर साबित नहीं हो सकेंगे। अगर उनका भी मार्जिन दे दिया जाए तो तब भी पीटीआई को एक वाज़े अक्सरियत वहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है। और केपी जो है वो उसके अंदर धांधली की बजाय धांधला, बल्कि धांधला प्लस ही करना पड़ेगा, तब भी जाके वहाँ से कोई मतलूबा नताइज जो हैं वो हासिल किए जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे ये काम करना कोई इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि उनकी रवायात और उनकी जो वहाँ का जो नेचर है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जिस तरह यहाँ पे पंजाब में रियासती जबर से लोगों को दबा लिया जाता है, उनके घरों में घुस के माँ बहन की तजलील की जा सकती है, तो ये जो है केपी में ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए अभी तक जो है केपी के अंदर पीटीआई हमें एक वाज़े बरतरी से नज़र आ रही है। अब चलते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब में भी पीटीआई के उम्मीदवार जो जलसे कर रहे हैं वो बहुत बड़े हैं, क्योंकि उसमें उन जलसों में ना तो कोई कीमे वाले नान है, ना बिरयानी की अट्रैक्शन है। इसके बावजूद लोग जो हैं वो एक बड़ी तादाद में वहाँ पे निकल रहे हैं और अपने उम्मीदवारों को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, पीटीआई के उम्मीदवारों को। जबकि नून लीग के जो लीडरान हैं वो अभी तक कोई वहाँ पे अवामी तासुर कायम करने की कोशिश नहीं कर अवामी तासुर कायम नहीं कर सके। मियाँ नवाज शरीफ वहाँ पे निकले और हाफजाबाद का जलसा देखा लोगों ने, उसकी क्या तादाद थी, खानेवाल का देखा और उसके बाद फिर आज रैली भी की। तो उसमें भी कोई अवाम की कोई बड़ी सपोर्ट और बड़ी कोई दिलचस्पी जो है वो नज़र नहीं आ रही। जबकि पीटीआई को पंजाब में दो ट्रेंड्स फेवर करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तो ये ट्रेंड है कि जो जितने भी हलके हैं, जहाँ पे हर हलके में एक आधा आज़ाद उम्मीदवार ऐसा होता है कि जिसके 25-30 हज़ार 20 हज़ार वोट होते हैं, तो वो तमाम उम्मीदवार जो हैं वो पीटीआई की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि झंग में हुआ, शेखुपुरा में हुआ, उसके बाद मुल्तान में हुआ और जनूबी पंजाब में हो रहा है। तो वो एक तो ये ट्रेंड जो है वो नज़र आ रहा है कि जिससे जो है पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं उनको काफ़ी उसकी सपोर्ट मिल रही है। जबकि दूसरा ट्रेंड जो हमें वहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक तो ये है कि पीटीआई के उम्मीदवारों को जो एक पॉपुलर वोट है वो उधर ही पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। जबकि दूसरा ट्रेंड जो हमें इसमें नज़र आ रहा है वो ये है कि लोगों के अंदर जो जोश व जज्बा है, जो पीटीआई के सपोर्टर हैं, वोटर हैं, उनके अंदर जो जोश व जज्बा है वो बहुत ज़्यादा है। और नून लीग के जो उम्मीदवार हैं वो कोई मरबूत कैंपेन नहीं करते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे कि नून लीग का कोई उम्मीदवार किसी हल्के में निकला हो, कोई रैली की हो बहुत बड़ी, कोई जलसा किया हो। तो वो एक तो जो है हमें एक छोटे छोटे जगहों पे, जिस तरह आबिद शेर अली है वो एक दुकान में बैठ के, कोई मस्जिद में बैठ के, कोई जो है घरों में जाके जो है वो वोट मांग रहे हैं।
जबकि पीटीआई के उम्मीदवारों के डेरे भी आबाद हैं, रौनकें लगी हुई हैं और वहाँ पे लोगों का एक जोश व जज्बा पाया जाता है। पंजाब में पीटीआई को जो सबसे बड़ा हैंडीकैप इस वक्त जो सबसे बड़ी कमी नज़र आ रही है वो ये है कि उनके पास कोई क़यादत नहीं है। उनके पास एक जिस तरह नून लीग को क़यादत मैसर है, इस तरह पीटीआई के पास तो एक ऐसा क़यादत का कोई ऐसा बंदा भी शामिल नहीं है कि जो एक कैंपेन जो है पूरे सूबे में चला सके। तो इमरान खान अंदर हैं जो दूसरे तीसरे दर्जे की जो क़यादत है उनको रूपोश होने पे मजबूर कर दिया गया है। तो इस तरह से वहाँ पे जो काम है उसका इलेक्शन मुहिम का वो इनफरादी सतह के ऊपर ही चल रहा है। और सबसे बड़ा हैंडीकैप जिस तरह पीटीआई को हाथ पांव जो बांध के फेंका गया है अखाड़े में कि उनसे इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया, क़यादत भी जो है वो रूपोश कर दी गई, हटा दी गई और इसके बाद सपोर्टर और वोटर्स के ऊपर भी बेपनाह प्रेशर है। पुलिस जो है वो हरकत में है, इंतज़ामिया हरकत में है, मुकदमे हो रहे हैं। इसके बावजूद भी जो वहाँ पे जोशो खरोश है तो उसको देखते हुए ये लगता है कि ये मुकाबला जो है वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त होगा और जो इंतखाबी निशान छीन के एक डिसएडवांटेज दिया गया था पीटीआई को वो मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा प्ले करता हुआ वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। नाजरीन अब चलते हैं बलूचिस्तान की तरफ। तो बलूचिस्तान में इस दफ़ा जो हमने देखा पेशीन में, लोरालाई में और दीगर जगहों पे के ऊपर कोयटा के मज़ाफ़ात में जो रैलीज़ हुई हैं पीटीआई की वो बहुत ज़बरदस्त थी और किसी और वहाँ पे जो जमातें हैं उनकी हमें कोई इस तरह की रैलीज़ वहाँ पे नज़र नहीं आई। तो वहाँ पे भी लोगों में एक जोशो खरोश पाया जाता है पीटीआई के हवाले से और लोग जो है वो खुद निकल रहे हैं और ख़ुद ही वहाँ पे पीटीआई के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि वहाँ की जो दूसरी बड़ी जमात है जेयूआई उनकी अभी तक हमें वहाँ से कोई इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आई, कोई जलसा, कोई रैली नज़र नहीं आई जिसको देख के आदमी ये कह सके कि हाँ भाई ये भी कोई इम्पैक्ट डालेंगे। तो जबकि सिंध की पोजीशन ये है कि वहाँ के अर्बन एरियाज़ जो हैं वहाँ पे अभी तक सिंध में पीटीआई जो है वो अभी तक कोई मरबूत कैंपेन नहीं चला सकी। वहाँ पे हमें कोई ज़्यादा बड़ा जलसा या कोई रैली तो नज़र नहीं आई। लेकिन दूसरी तरफ हमें जो सिंध की अर्बन जमात है एमक्यूएम उसका जो जलसा था उसको देख के जो है वो एक इंतहाई मायूस कुन था और उसको देख के ये लगता है कि वहाँ पे भी लोगों ने जो है वो अपना फ़ैसला कुछ और किया हुआ है। अब ये इलेक्शन वाले दिन ही पता चलेगा कि उस दिन आवाम क्या फ़ैसला करती है। तो एक ऐसी जमात, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि एक ऐसी जमात जो चारों सूबों में अपनी एक प्रेजेंस रखती है और वो मुल्की वहदत के लिए की एक अलामत बन गई है, उसको इस तरह रियासती जबर के साथ तोड़ना, उसको तितर बितर करना, उसके हाथ पांव बांध के अखाड़े में फेंकना, यानी कि गर्ज ये कि हर किस्म का हथकंडा जो है उसके ऊपर इस्तेमाल करना, तो इससे क्या मुल्क की खिदमत होगी, ये इंसानी अक्ल जो है कम अज़ कम मेरी अक्ल तो ये समझने से कासिर है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई के लोगों के ख़िलाफ़ एक मेरे ख़्याल में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड या आलमी रिकॉर्ड के इसको करार दिया जा सकता है कि 67 एमपीओ ऑर्डर जारी करने वाले डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी के ख़िलाफ़ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो शुरू हुई और वही तकनीकी बुनियादों का सहारा। भाई आप दलाइल इस बात पे दें कि आपने जो आपके पास वो कौन सा आला है वो जो कि दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के पास भी नहीं है कि आपको बैठे बिठाए इल्हाम होता है, कोई आपके ऊपर कोई जिन भूत आते हैं जो आपको बता देते हैं कि जी इस आदमी को अगर बाहर छोड़ा तो ये लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करेगा, तो बजाय इसके कि उसके ऊपर दलाइल देते वो उन्होंने जज के ऊपर ही एतराज़ उठा दिया। वही तकनीकी इश्यूज़ का सहारा लेना कि जी हमें आप पर एतमाद नहीं है, आप ये केस जो है वो दूसरी अदालत को मुंतकिल कर दे, जिस पर जस्टिस अब्दुस्तार ने कहा कि आपका एक ऑर्डर भी, एक जो एमपीओ का ऑर्डर है वो उसको भी अदालत ने जस्टिफाई नहीं किया और अदालत ने उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया। तो एक भी कोर्ट ऑफ लॉ में आपका जो एमपीओ ऑर्डर था वो खड़ा नहीं हो सका और आपने इतने दिनों तक लोगों को जेल में रखा, तो क्या इसका अज़ाला मुमकिन है और इसका अज़ाला कैसे किया जा सकता है? तो इसके ऊपर आप अपने दलाइल दें। बहरहाल जो है ये दिलचस्प केस है और इसकी जो समाअत है वो कल तक मुलतवी हो गई है।
बात ये है करने की, ये जो एमपीओ जारी करने के इख्तियारात और ये जो इस तरह के इख्तियारात हैं जो एक ब्रिटिश दौर से हमारे यहाँ चले आ रहे हैं और 75 साल गुजरने के बाद भी लोगों को जो है ग़ुलाम बनाने के लिए इस किस्म के इख्तियारात इंतज़ामिया के पास हैं, जब तक ये वापस नहीं लिए जाते या इनका कोई एक जामे तरीक़ाकार नहीं बनाया जाता, तो ये मुल्क में इसी तरह होता रहेगा। लोगों को जो है वो दबाया जाता रहेगा, उनको उनसे हर किस्म का जो है उनके ऊपर जुल्म तशद्दुद किया जाता रहेगा। और ये जो सरकारी एहलकार जो दरअसल अवाम के खादिम हैं, अवाम जो है इनकी खिदमत करना, अवाम की खिदमत करना इनका मकसद होता है, बल्कि वो उनके ऊपर हुक्मरानी करते हैं और उनका जो है खून चूस के अपनी जायदादें मुल्क में और बैरून मुल्क में इजाफ़ा होता चला जाता है। तो अब ये जो भी हुकूमत आए उससे तवक्को है कि वो इन चीज़ों को देखेगी और इनके ऊपर इनमें कोई बेहतरी लाने की कोशिश करेगी। अच्छी खबर ये है कि इमरान खान के जो 7 मुकदमात हैं 9 मई के हवाले से, उनमें उनकी अबूरी ज़मानत जो है वो हो गई है लाहौर हाई कोर्ट से। ये भी एक दिलचस्प केस था। आदमी क्या क्या बात करे अपने इस 139वें नंबर वाली अदलिया की। इमरान खान जेल में है। अब वो उनकी मर्ज़ी तो नहीं है कि वो उनकी मर्ज़ी के ऊपर तो उनका इख्तियार नहीं है और कि वो जेल में हैं। अदालत ने उनको अदम पेशी की बुनियाद पे उनकी ज़मानतें कैंसिल कर दी। भाई इसमें होता ये है कि अदालत जो है वो उनको बुला लेती है पेशी के ऊपर और पुलिस की तहवील में मुलजिम को पेश कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं किया गया क्योंकि ये तो मुमकिन नहीं था कि इमरान खान को अवाम के जो है सामने लाया जा सके, क्योंकि उनका तो बोला हुआ एक जुमला भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, उससे जो है वो टांगें कांपती हैं। तो ये कैसे मुमकिन था कि उनको लाया जाता। तो अदालत ने किया ये कि उनकी ज़मानतें ही कैंसिल कर दी। तो इसके ऊपर आज जब कोर्ट में इसकी पेशी हुई तो इस पे बात ये सामने आई कि इसमें एक तो ज़मानतें बहाल कर दी गई, दूसरा ये कहा गया कि अब आइंदा से जो इमरान खान का ट्रायल है वो वीडियो लिंक के ज़रिए होगा, ताकि अदालतें जो हैं वो उनकी पेशी के जो है मामला जो ज़रूरी है कानून में उसको जो है वो पूरा किया जा सके, कानूनी ज़ाब्ता। लेकिन सोचने की बात यह है कि हम कैसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे एक जज दिलावर तमाम कानूनी ज़ाब्तों को बालाए ताक रखते हुए फ़ैसला सुनाता है और उसका फ़ैसला, उसकी दी हुई सज़ा ख़त्म हो जाती है और लेकिन जो कन्विक्शन है वो बहाल रखी जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब चीफ जस्टिस जो हैं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की जाती है। वो 3 हफ्तों से पेंडिंग चली आ रही है, लेकिन जो है जो बंदा है वो अंदर है। तो ये और इस मामले में भी जजों ने कानूनी ज़ाब्ता जो है वो पूरा नहीं किया, उनको बुलवाना चाहिए था। लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट ने उन जजों के बारे में और जज जो दिलावर थे उनके बारे में तो कोई नहीं, उन्होंने वो तो करके निकल गए। वो तो जनाब जो है वो आला लोग हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, अलबत्ता फ़ैसला रिवर्स हो गया। तो जब तक इस मुल्क में गलत फ़ैसला करने वालों को जो है वो कटहरे में नहीं लाया जाएगा, जिन्होंने कानूनी ज़ाब्ता पूरा किए बगैर ही फ़ैसला दे दिया और जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ये एक किसी मुतसब फ़ैसला है, तो उसको जब तक सज़ा नहीं दी जाएगी तो मामला तो इसी तरह चलता रहेगा। तो ये हमारे मुल्क में 139वें नंबर की अदलिया का हाल है और फिर हम कहते हैं कि जी हम एशियन टाइगर बनेंगे, हम चांद पे जाएंगे, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। तो ये नारे सुनते हुए, ये बातें सुनते हुए 75 साल हो गए और अब पता नहीं हमारी अगली नस्ल जो है वो भी यही बातें सुनती रहेगी। और क्योंकि जब तक इंसाफ का निज़ाम ठीक नहीं होगा उस वक़्त तक कोई मुल्क तरक्की नहीं करता। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।